हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने 20 तक ऑब्जेक्टिव सवाल देखे थे। आज हम लोग उससे आगे के ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यह हमारा 21वां सवाल है। चलिए, क्या है हमारा सवाल कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। ठीक है, 6 कितना है हमारा, 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो देखिए हमारे पास कितना है, संख्या 6 है। 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 3 गुने 1 आ जाएगा। ठीक है ये। और 8 का अगर हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर 22 का अगर हम करते हैं तो 22 का कितना आ जाएगा, 2 से 11 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए लौसा हम लोग देखेंगे कि लौसा हम लोग का क्या होगा। तो लौसा बराबर हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वाला। लौसा में क्या देखना है हम लोग को, लौसा में हम लोग को देखना होता है कि मैक्सिमम वाला कौन सा है। ठीक है, मैक्सिमम वाला जितना भी अंक है उसको हम लोग को लेना होता है। तो मैक्सिमम अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे इसमें है, मैक्सिमम वाला अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारा मैक्सिमम वाला 2 है। तो इसमें का हम लोग क्या करेंगे ना, तीनों दो ले लेंगे। उसके बाद अगर देखें 3, तो 3 इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसमें एक बार है, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बार हो जाएगा। अब उसके बाद देखें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, मौसा। ठीक है, अब उसके बाद हमसे इसमें मौसा चाहिए हम लोग को। तो मौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन 2 2 है, और उसके बाद कॉमन क्या है हमारा, 1 1 है। तो यानी कि 2 गुने 1 यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि लौसा तथा मौसा का अनुपात। देखिए 6, 8 एवं 22 का लौसा और मौसा का अनुपात पूछा गया है हम लोगों से। तो लौसा बटा मौसा। तो लौसा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इतना है, और मौसा अगर हम लोग देखें तो 2 है हमारे पास। तो 2 से ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया क्या, 3 और 2, और ये 2 बचा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। 12 में अब हमें क्या करना है, 11 से गुना करना है। तो 12 में हम लोग को क्या करना है, 11 से गुना करना है। तो 12 और 12, 2, 3 और 132, कितना आ जाएगा, 132। अब बटा में कुछ नहीं है, यहाँ पे बटा में क्या है, 1 है। तो यानी कि 132 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा। 132 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में ये हमारा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, हम लोग देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। अगला सवाल है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा। देखिए यहां पे 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। मौसा ये नहीं होगा, यहां पे मिस्टेक है थोड़ा सा। चलिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, यह हमसे सवाल में पूछा गया है। तो 2 लगातार संख्या हम लोग ले लेते हैं कि एक 5 ले लिए और एक 6 ले लिए, 9 ले रहे हैं और 10 ले रहे हैं। उसके बाद हम 12 अगर ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं। ये 2 लगातार संख्या है। 2 कैसी संख्या है, ये हमारा 2 लगातार संख्या है। अगर इसका हम लोग मौसा निकालें, तो इसका अगर मौसा आप लोग निकालिएगा तो हर एक स्थिति में मौसा कितना आएगा, इसका 1 आएगा। इसका भी कितना मौसा आएगा, 1 आएगा। इसका भी मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इससे एक बात हम लोग को पता चला कि अगर 2 क्रमागत संख्या हम ले रहे हैं, 2 क्रमागत संख्या ले रहे हैं, तो उसका मौसा हमेशा कितना होगा, हमारा मौसा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग अब देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है, अगला सवाल है हमारा कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 5000 कितना है, 5 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 से, 5 5 10, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। अब हम लोग लगाते हैं 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5 लग जाएगा। फिर देखेंगे 5 से नहीं लगेगा, तो अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 6 से, तो 6 से भी यह नहीं लगेगा। 7 से देखते हैं तो 7
7 से एक बार में 7 एकम 7, 7 चक 28, ये 7 से लग जाएगा, ठीक है। तो 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा 3, 7 चक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 बचा, 7 3 21, यानी कि 143 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे अगर हम लोग लगाएंगे तो 11 से लगेगा, 11 से एक बार में, और 11 ये फिर कितना हो जाएगा 33, यानी कि 11 से ये 13 बार में लग जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या कि 5000 जो 5 है, ठीक है, 5000 जो 5 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यानी कि हमसे क्या पूछा गया सवाल में, अब हम लोग ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, 5005 के 4 अभाज्य गुणनखंड है, कितने हैं 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग का क्या है यहाँ पे कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, यदि p तथा q क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसक क्या होगा। अभाज्य संख्या, मान लीजिए कोई दो अभाज्य संख्या ले, यदि p तथा q क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो मान लीजिए हम अपने एग्जाम्पल में कुछ भी दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो अभाज्य संख्या है, 3 ले लिए, हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, उसके बाद 13 ले लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए अभाज्य संख्या हम 19 ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग कितना ले लेंगे, 29 ले लेते हैं। ये सब क्या है, दो अभाज्य संख्या है। क्रम से भी ले सकते हैं, अलग अलग से भी हम लोग ले सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो 2 और 3 यह क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका अगर हम लोग HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहां भी 7 और 13 का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, 7 और 13 का HCF निकालेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए 19 और 29 का अगर भी HCF हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग को 1 आ जाएगा इसका HCF। तो अब हम समझ चुके हैं कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है हम लोग का कि दो संख्या a और 18 का लसा 36 तथा मौसा कितना दिया गया है, 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए जो भी लौसा तथा मौसा से संबंधित जो सवाल होंगे, हम पहले आपको क्लास में बता चुके हैं कि इसमें होता क्या है, 4 चीज। पहले हम फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला क्या है हमारा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है हमारा, बराबर होता है हमारा लसा गुने मौसा होता है। लसा गुने क्या होता है हमारा, मौसा होता है। ये मेन फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमको दिया गया है इसमें हम उसका मान डाल देंगे, ठीक है। जो जो हमको दिया गया है उसका क्या करेंगे, हम लोग मान डाल देंगे। तो दो संख्या a और 18 है, तो यानी कि पहली संख्या a हमारा हो गया और दूसरी संख्या हमारे पास कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। और इसका क्या बोला गया है, बराबर है, तो बराबर दे दिए हैं। उसके बाद लसा कितना है हमारे पास, लसा इसका कितना है, 36 है, और गुने मौसा, तो मौसा हमारे पास कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। हमें a का मान निकालना है, तो a बराबर हम क्या हो जाएगा, ठीक है, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 36 गुना 2, तो ये है गुना में पहले से। अब यहाँ से 18 गुना में था, तो 18 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 18 एकम 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि a बराबर 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि अब एक संख्या हमें मिल चुकी है कि एक संख्या क्या है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और सवाल को। चलिए देखिए 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात कितना है, संख्या हमारे पास 3 संख्या है। हमारे पास कितना संख्या है, 3 संख्या है। 5, 15 और 20 का लसा तथा मौसा निकालना है। देखिए लसा मौसा निकालना आप सीख चुके हैं, लेकिन अब आगे आपको बताते हैं कैसे और आसानी से हम लोग लसा निकालेंगे। देखिए एक बात समझिए ध्यान से, यहाँ 5 है, 15 है और 20 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो यानी कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम होगा, या तो यह बड़ी संख्या ही एलसीएम होगा, या तो यह बड़ी संख्या एलसीएम होगा, नहीं तो इसका कोई मल्टीपल 20, यानी कि 20 या 40 या 60 या 80 या 100 या 120,
इस प्रकार से, ठीक है, 140 ये सब हो सकता है। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास तीन संख्या है, 5 है, 15 है और कितना है हमारे पास, 20 है। तो लौसा अगर निकालना है तो लौसा हमेशा क्या होगा, जो बड़ी संख्या है या तो वो लौसा होगा हमारा, नहीं तो उसका कोई मल्टीपल ही हमारा क्या होगा, लौसा होगा, ठीक है। तो 20 में देखेंगे कि 20 5 से इस 20 में पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक है। 15 से पूरा पूरा 20 में भाग नहीं लग रहा है, यानी कि यह 20 हमारा क्या होगा, यह 20 हमारा क्या होगा, लौसा नहीं होगा। अब देखते हैं 40, 5 से 40 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। 15 से 40 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 40 हमारा लौसा नहीं होगा। उसके बाद देखें 20, उसके बाद देखें 5 से 60 में तो लग जाएगा पूरा पूरा भाग, 15 से देखें 60 में तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 20 से देखें तो 60 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ गए कि हमारा लौसा क्या होगा, 60 होगा। हमारा लौसा क्या होगा, 60 होगा। चलिए अब HCF हम लोग निकालते हैं। HCF यानी कि मौसा हम लोग देखते हैं कि मौसा क्या होगा। तो 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी मौसा हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हमारा 5 हो जाएगा। फिर 5 से 20 में अगर हम लोग भाग देंगे, उसका मौसा बनाएंगे तो 5 ही आएगा। तो मौसा HCF हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। हमसे क्या पूछा गया था सवाल में, यह आपको जरूर देखना है, पहले किसके बारे में चर्चा किया गया है उसको पहले रखना है। देखिए 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, यानी कि पहले हमें लौसा बोला गया है, तो इसीलिए लौसा, अनुपात कहने का मतलब है बटा, अनुपात कहने का मतलब क्या है, बटा। तो इसीलिए लौसा अनुपात मौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए लौसा हमारे पास कितना आया है, 60 आया है, ठीक है। अब मौसा हमारे पास कितना आया है, 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और ये 12 5 60, यानी कि 12 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 12/1 आया हमारे पास, यानी कि 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस सवाल का राइट जवाब देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है, क्या बोला गया है इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है हमारा, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर बोला जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला जाए तो 4 होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल निकालना है, यानी कि ये दोनों का हम क्या करना है, हमें गुना करना है। यानी 2 में 4 से अगर हम गुना कर देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हमारा जवाब हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, ए बी सी और इसको आप डी बना लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल को। क्या है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वैसा संख्या या अभाज्य संख्या होगा जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। तो यहाँ हम देखते हैं 10 क्या है हमारा, 10 भाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है और 4 भी। यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ हम एक ऑप्शन बदल लेते हैं, यहाँ पे हम 7 कर लेते हैं। अब इसको बना कर देखते हैं तो 10 क्या हो जाएगा हमारा, 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा, 5 से पूरा पूरा कटेगा और इससे 10 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 7 में देखेंगे तो यह 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 7 से पूरा पूरा कटेगा। 8 देखें तो 1 से कट जाएगा पूरा पूरा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और यह 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 देखें तो यह 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से, और यह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 7 इस ऑप्शन के अनुसार जो 7 है एक ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लग रहा है, इसके अलावा वह किसी दूसरे संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा अभाज्य संख्या यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। देखिए बार बार ये सवाल क्या हो रहा है, बार बार सवाल हम देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है। सम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप आपको हम बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं कि सम संख्या विषम संख्या का रूप का आप लोग कैसे पकड़िए। ऑप्शन से, ऑप्शन को देखिए और उससे आप लोग अपना जवाब ढूंढ लीजिए। जैसे कि यहां अगर हम देखें, ठीक है, यहां अगर हम क्या करें, यहां अगर हम देखें सम संख्या अगर पहचानना है, देखिए सम संख्या, सम संख्या और एक होता है क्या, विषम संख्या, विषम संख्या। तो अगर आपको क्या करना है, सम संख्या का रूप पूछे तो उसमें कोई ना कोई सम वाला होगा। जैसे 2m इसका रूप हो सकता है, या 2n हो सकता है, या क्या हो सकता है 2p हो सकता है, या इसका रूप ये भी हो सकता है 2m + 2 हो सकता है, या 4m प्लस क्या हो सकता है 8 हो सकता है, या 8n प्लस क्या हो सकता है हमारा 16 हो सकता है, या 6p प्लस क्या हो सकता है हमारा 4 हो सकता है। देखिए कैसे पहचानेंगे कि सम का रूप है, देख रहे हैं यहाँ की, यहाँ पे सम संख्या है एक, अगर इसमें एक टर्म है तो एक ही टर्म में एक सम संख्या है, यहाँ भी एक सम संख्या है, यहाँ भी एक सम संख्या है। अगर यहाँ हम देखें, ठीक है, अगर यहाँ हम देखें तो इसमें दो टर्म है, कितना टर्म है इसमें, दो टर्म है टोटल, और दोनों टर्म में क्या है हमारे पास सम संख्या है, तो यानी कि यह सम संख्या का रूप है। यहाँ भी देखें तो हमारे पास कितना टर्म है, दो टर्म है हमारे पास, दो पद है, तो इसमें भी हमारा सम संख्या है, और यहाँ पे दूसरा पद भी हमारा क्या है सम संख्या। इसमें भी दो टर्म है तो इसमें भी सम संख्या, और यहाँ भी सम संख्या, यहाँ सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या। तो ये सब क्या, ये सब क्या है हमारा सम संख्या का रूप है। तो इस प्रकार हम लोग छाटेंगे कि अगर एक पद है तो एक में सम संख्या होना चाहिए, अगर दो पद है तो दो में सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप थोड़ा थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर डायरेक्ट m रहे, डायरेक्ट क्या रहे 2m है, तो 2m की जगह पे अगर m रहे तो क्या वह सम संख्या का रूप होगा, तो नहीं। अगर डायरेक्ट m है तो वह सम संख्या का रूप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ m का वैल्यू अगर आप 1 रखिएगा तो विषम संख्या आएगा, फिर 2 रखिएगा तो सम संख्या आएगा, 3 रखिएगा तो यहाँ विषम संख्या आएगा, यानी कि सब सम संख्या नहीं दे रहा है, इसलिए यह सम संख्या का रूप क्या होगा, नहीं होगा। सम संख्या का रूप तभी होगा जब उसमें अगर एक पद हो तो उसमें एक सम संख्या होना चाहिए, दो पद है तो उसमें दो गो सम संख्या होना चाहिए। विषम का रूप जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, जैसे 2m होगा +1 या 2m -1 हो जाएगा, 4n +7 हम कर देते हैं, 4n -7 कर देते हैं, 6n +3 कर देते हैं, 6n -3 कर देते हैं। देखिए इस प्रकार इसमें क्या है, अगर दो टर्म है इसमें, ठीक है, कितना टर्म है हमारे पास, इसमें दो टर्म है, तो दोनों टर्म में से अगर एक टर्म को आप देखिएगा यहाँ पे, तो एक टर्म आपको विषम मिल जाएगा, एक टर्म आपको क्या मिल जाएगा विषम। तो समझ लीजिए कि ये क्या है, यह विषम संख्या का रूप है। किसका रूप है, यह विषम संख्या का रूप है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो 2 है, तो आप सोचिएगा कि यह सम संख्या का रूप है। देखिए यहाँ भी 2 होना चाहिए था, या कोई यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए था, तभी यह सम संख्या का रूप होता। तो इसका मतलब यह सम संख्या का रूप हमारा नहीं है। अब अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ यह सम संख्या है, लेकिन यहाँ यह क्या है विषम संख्या, तो यह हमारा सम संख्या का रूप नहीं होगा। यहाँ अगर देखें तो एक ही इसमें टर्म है, यानी कि एक ही पद है, और इसमें भी यहाँ पे सम संख्या है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या का रूप। यह देखें तो यह हमारा क्या है विषम संख्या का रूप हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का है। देखिए ध्यान से, चलिए अगला सवाल है, पहले हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होता कौन कौन है, पहले यह देखते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारे पास होता कौन है, 2 3 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं, 7 8 भी हमारा नहीं होगा, 5 के बाद हो जाएगा 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 नहीं होगा, 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हो जाएगा, 18 नहीं, 19 हो जाएगा। ये सब क्या है हमारे पास अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में एक बात जानते हैं पहले। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में क्या जानते हैं, एक बात जानते हैं कि अगर सम पदों में, अगर क्या करते हैं हम सम पदों में अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को जोड़ना, ठीक है,
अगर सम संख्या में सम पदों में, कितना पदों में, सम पदों में, सम पदों कहने का मतलब है कि दो अभाज्य संख्या को जोड़े, या 4 अभाज्य संख्या को जोड़े, या 6 अभाज्य संख्या को जोड़े, या 8 अभाज्य संख्या को जोड़े। अगर हम सम पदों में अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सम पदों में जोड़ते हैं, ठीक है, सम पदों में जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 को अगर हम लोग यहाँ पे छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है, 2 को हम लोग छोड़ के चल रहे हैं, 2 के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। देखिए 2 एक स्पेशल केस है, 2 क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है हमारा, एकमात्र, 2 क्या है हमारा, 2 जो हमारा है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाद बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ठीक है, 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बाद बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वह क्या है, विषम संख्या है। तो अगर इस 2 को अगर हम छोड़ के चल रहे हैं तो अगर देखें कि 2 अगर विषम संख्या को ले रहे हैं, जैसे 3 5, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम लोग लेते हैं 4 विषम संख्या को तो 3 + 5 + 7 + 11, इसको जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 11 और 7 18, 18 2 20, 3 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम और 6 अभाज्य संख्या को अगर लेकर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा। क्या, तो हम क्या यहाँ से देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि अगर सम पदों में अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल एक सम संख्या ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर अब हम विषम पदों में, अब हम क्या करते हैं कि अगर विषम पदों में अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं, अभाज्य संख्या को जोड़ना, ठीक है। अगर विषम पदों में अभाज्य संख्या को अगर हम लोग जो यहाँ पे जोड़ कर देखते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे विषम पदों में तो 3 ले लिए, +5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 2 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि विषम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, विषम संख्या आ रहा है। उसके बाद अगर 5 अभाज्य संख्या को ले ले, 3 + 5 + 7 + 11, 1 2 3 4 और +13, अगर इसको हम लोग जोड़ कर देखें तो 3 और 1 4, 4 और 7, 7 4 11, 11 और 5 कितना, 16, 16 और 3 19, 19 के 9 हो जाएगा, हासिल हमारा 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 39 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हम समझे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम यह बात समझे कि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 2 3 5 7 11 13 और यहाँ से आगे और भी बहुत सारी अभाज्य संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 को अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो एक स्पेशल प्रकार का अभाज्य संख्या है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाद बाकी जितनी भी सारी अभाज्य संख्या है वह सारी क्या है, विषम संख्या होती है। तो अगर हम सम पदों में अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं, सम पदों में अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो योगफल भी हमारा क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 पदों को जोड़े हैं, 2 अभाज्य संख्या को जोड़े हैं तो योगफल हमारा क्या आया है, सम आया है। यहाँ पे 4 अभाज्य संख्याओं को जोड़े हैं तो योगफल भी हमारा क्या आया है, 4 आया है। यहाँ पे 4 अभाज्य संख्याओं को अगर हम लोग जोड़े हैं सम पदों में तो उसका योगफल भी हमारा क्या आया, सम आया है, ठीक है। अगर विषम पदों में अभाज्य संख्याओं को अगर जोड़ते हैं हम विषम पदों में, जैसे 1 2 3 पद विषम पद में जोड़े तो यहाँ पे योगफल भी विषम संख्या आ रहा है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 हम विषम संख्या को लिए हैं, इसका अगर हम लोग योग किए तो यहाँ भी इसका योगफल क्या आ रहा है, विषम संख्या। यानी कि एक बात निकल कर आया है यहाँ से कि अगर सम पदों में अभाज्य संख्या को जोड़ रहे हैं तो योगफल हमेशा सम आएगा, और विषम पदों में अगर अभाज्य संख्या को जोड़ रहे हैं तो योगफल हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। अब एक और बात हम लोग को समझना होगा यहाँ से कि अगर सम संख्या है, सम संख्या में सम संख्या को अगर जोड़ा जाए तो सम संख्या में सम संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, पहला बात। दूसरा अगर हम बात देखें कि अगर विषम संख्या है, क्या है हमारे पास, विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़े, ठीक है, विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़े, जैसे 3 और 5, 3 और 5 क्या है, विषम, और इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं कि अगर एक सम संख्या को लेते हैं
और एक विषम संख्या को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सम संख्या जैसे मान लीजिए 2 और विषम संख्या 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यानी कि यह भी क्या आएगा, हमारा विषम आएगा। यह क्या आएगा, विषम संख्या। तो यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसी का यूज हम लोग करेंगे, इसी का हम लोग को यूज करना है कि अगर सम संख्या और विषम संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, सम संख्या और विषम संख्या को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें विषम संख्या। अब आते हैं अपने सवाल पे कि यदि प्रथम 13,986 है तो 13,000 कितना है, 13,986 है। तो एक काम कर लेते हैं, 2 को हम अलग कर लेते हैं, अब प्लस हमारे पास अब कितना बच जाएगा संख्या, 13,985 बन जाएगा। देखिए 2 क्या है, यह सम संख्या, 2 क्या है, यह सम संख्या। हम जानते हैं कि अगर विषम पदों में अभाज्य संख्या को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसका योग भी क्या आएगा, योग भी उसका विषम आएगा, योग भी उसका क्या आएगा, विषम। अब हम क्या जानते हैं फिर यहां से कि सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो यानी कि विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। इसका योगफल क्या हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, सब क्या है हमारे पास, सम संख्या। तो इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। चलिए अगला सवाल है हम लोग का कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखिए यहां से सवाल को अच्छा तरीका से पढ़ेंगे और ऑप्शन के ही माध्यम से हम इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहां पे क्या है, पहला स्टेटमेंट हम लोग को क्या बोला गया है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि एक शब्द आया है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसको है, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 2 गुने 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 गुने 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 गुने 4 यानी कि 16 आ जाएगा। तो ये जितनी सारी संख्या है, एक ये जो संख्याएं हैं 1 और 4, 9, 16, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है हमारा, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर आपको परिभाषा चाहिए तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या चाहिए हमें, पूर्ण वर्ग। यहां देखें तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यह पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, यह बात आपको समझना है। यह पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। कैसे, यहाँ पे अगर 2 शून्य रहता तो 1 शून्य निकल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 शून्य है नहीं, तो इस 0 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद 24 बच जाएगा, इस 24 का भी वर्गमूल क्या होगा, हमारा नहीं निकलेगा। देखिए अगर 2 शून्य रहेगा तो इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 1 शून्य आ जाएगा। 4 शून्य रहेगा तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 शून्य के बदला 1 शून्य आ जाएगा, फिर 2 शून्य के बदला 1 शून्य आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से शून्य का वर्गमूल निकलेगा। तो यहां हम देखते हैं कि इस जीरो में इस संख्या में एक ही जीरो है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहां हम देखें तो यहां इसका वर्गमूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा डबल शून्य का 1 शून्य निकल जाएगा, 16 का कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, यानी 40 का है, ठीक है। या उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो डबल शून्य का कितना निकल जाएगा, 1 शून्य निकल जाएगा। इस 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। अब देखें तो इस डबल शून्य का क्या निकल जाएगा, 1 शून्य निकल जाएगा, और 36 का वर्गमूल हमारा क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। तो हम देखें कि बस इसी स्टेटमेंट से कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यहीं तक हम अपने सवाल को पढ़े हैं अभी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, बस इसी से हम लोग छांट लिए कि यह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन सी भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या 2 है, 1600 और एक 3600, तो यही दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। फिर अब आगे पढ़ते हैं, जो 16 से भी पूरा पूरा कट जाना चाहिए, वैसी पूर्ण संख्या जो 16 से भी पूरा पूरा कट जाना चाहिए, 20 से भी और 24 से भी। अगर अब हम 1600 में क्या कर रहे हैं, 16 से भाग देकर देख रहे हैं तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, यह पूरा पूरा कट जाएगा। फिर
फिर इस 1600 में अगर हम 20 से भाग देकर देखें, इससे 20 से, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर 1600 में अब हम क्या करें, 24 से भाग देकर देखें, तो 24 से काटेंगे तो ये कितना बार, 12 से, फिर ये अगर काटेंगे तो 8 से 800, फिर काटेंगे 4 से, 4 तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 से 4 दूना 8 यानी 200, तो यानी कि 200/3। यह पूरा पूरा नहीं कटा, यह पूरा पूरा नहीं कटा, जबकि सवाल में यह बोल रहा है कि प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित, यहाँ पे पूर्णतः, यहाँ पे शब्द छूटा हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो वह है। तो यानी कि यह भी हमारा आंसर, यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। 1600 जो है 24 से हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है अगला सवाल हम लोग का। देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो पढ़ते हैं और इसे स्टेटमेंट देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो देखिए, जिसके जो गुना हो उसी को हम लोग x मान लेते हैं। जैसे कि महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, तो यानी कि महत्तम समापवर्तक बराबर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग, x माना। तो इसीलिए लसा हमारा क्या हो जाएगा, लसा क्या कहा गया है सवाल में कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो लसा जो है सो क्या है, मौसा का 14 गुना है, यानी कि 14x हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सवाल को। इसके लसा और मौसा का जोड़, इसके लसा और मौसा का क्या है, जोड़, यानी कि लसा प्लस मौसा, लसा प्लस मौसा, लसा तथा मौसा का जोड़ कितना दिया गया है, 600 दिया गया है। चलिए अब इसमें लसा और मौसा का मान हम लोग डालते हैं। ठीक है, लसा और मौसा का मान हम लोग डाल के देखते हैं कि क्या आता है हम लोग का। तो लसा के जगह पे हम लोग रखेंगे 14x को, और प्लस मौसा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x को, बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 14 और 1 15, तो 15x बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 600 बटा में 15, 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 चक कितना आ जाएगा, 60 है, यानी कि 0, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। x का मान हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, x का मान हमारे पास आ गया 40। अब हम क्या करते हैं, लौसा तथा मौसा निकाल लेते हैं। ठीक है, लौसा तथा मौसा क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसीलिए मौसा हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए मौसा हमारा क्या हो गया, x माने थे, x का वैल्यू कितना आया है, 40 आ गया है। x माने थे, x का वैल्यू कितना आ गया है, 40 आ गया है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, लौसा है। तो लौसा हम लोग कितना माने थे, 14x आया था। तो 14 में हम लोग कितना, 40 से, x का वैल्यू 40 है, 40 से गुना कर देंगे, 14 चक 56, यानी कि 560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 560। तो इस प्रकार हम लौसा और मौसा क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो दो चीज अब हमको मिल गया, और एक संख्या 280 है, यानी कि पहली संख्या भी हमें दे दिया गया है। पहली संख्या कितना हमें दे दिया गया है, पहली संख्या 280 दे दिया गया है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए दूसरी संख्या का क्या फार्मूला हो जाएगा, दूसरी संख्या का फार्मूला होता है कि लसा गुने मौसा, लसा गुने क्या हो जाएगा, मौसा बटा पहली संख्या, बटा क्या हो जाएगा हमारा, पहली संख्या। चलिए अब मान डालते हैं। लसा का मान हमारे पास कितना है, 560, गुना है तो गुना कर देते हैं। मौसा, मौसा के जगह पे कितना है, 40 है, 40 डाल देते हैं, बटा पहली संख्या, पहली संख्या कितना है, 280 है, तो इसको डाल देते हैं। चलिए अब इसको काटते हैं, 0 से 0 हम काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 छक कितना आ जाएगा, 24, सॉरी 40 है और कितना है, 280 है, 280। तो 0 से इसको 0 को खत्म कर दिए, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 सती कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 4 सती कितना आ जाएगा हमारा, 28 आ जाएगा। और फिर इस 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 अठे 56, यानी कि 80। तो देखेंगे 80 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 80 आ जाएगा। बटा में यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 80 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। तो यानी कि हमारे पास दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपने सवाल को। देखिए क्या है हमारे पास सवाल, देखिए सवाल ये है, संख्या हमारे पास एक है यहाँ पे कि 6x पर पावर 4 और y है। ठीक है, दूसरा हमारे पास 12xy है।
इसका हम लोग को क्या निकालना है, महत्तम निकालना है, ठीक है, महत्तम समावर्त निकालना है। तो क्या होगा इसका महत्तम समावर्त, यह हम लोग देखते हैं। देखिए इसका ना आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 आ जाएगा। फिर x 4 है, इसमें 4 का अगर हम लोग करते हैं तो 4x हम लोग लिख लेते हैं, और 1 y है हमारे पास। 12 का करेंगे तो 1 गुना 2, 2 से करेंगे 6, फिर 2 और 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 आ जाएगा, या और x गुना y हो जाएगा। देखिए मौसा हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे इसमें, महत्तम समावर्त। तो महत्तम समावर्त के लिए हम आपको बता चुके हैं, महत्तम समावर्त के लिए हम आपको बता चुके हैं क्या, कि आप कॉमन देखिए। तो कॉमन हम देख रहे हैं 1 है हमारे पास, और अगर हम कॉमन देख रहे हैं तो 2 है हमारे पास, और कॉमन देखिए अगर हम तो 3 है हमारे पास, और कॉमन अगर हम देखें तो एक x है हमारे पास कॉमन, और कॉमन देखें तो एक y है हमारे पास कॉमन। तो यानी कि 3 दूना 6, 6xy क्या हो जाएगा हमारा, मसौ हो जाएगा। 6xy क्या हो जाएगा हमारा, मसौ हो जाएगा। अगर अब हम लौसा की बात करें इसी सवाल में, देखिए लौसा हमसे पूछा नहीं गया है, मसौ पूछा गया था, 6xy आया, 6xy ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें लौसा पूछा जाता तो क्या करते, तो लौसा के लिए मैक्सिमम देखते हैं। आप लोग को पता है कि लौसा के लिए क्या देखते हैं, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इसमें देखें 1 2 है, इसमें देखें तो 2 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 2 ले लेंगे। अब 3 देखें तो इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3, तो एक ही 3 हमारे लिए मैक्सिमम हो जाएगा। अब x देखें तो इसमें हमारे पास 1x है, इसमें हमारे पास 4x है, तो मैक्सिमम कितना है हमारे पास, 4 है, तो 4x ले लेंगे। और गुना y इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक ही हमारे लिए मैक्सिमम हो गया। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 आ जाएगा। x 1 2 3 4, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y एक ही है हमारे पास तो y रहेगा, यानी 12, x पे पावर 4, y हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। देखिए कि √10 गुना √15 बराबर है, यानी कि देखिए √10 इसमें गुना करना है हमें √15 से, √10 में किससे गुना करना है, √15 से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे गुना कर देते हैं कि √10 में √15 से। पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, क्या इसका फार्मूला होता है वो देख लेते हैं। देखिए रूट में अगर a कोई संख्या है और गुना रूट में ही एक दूसरी संख्या b है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही रूट के अंदर हम लोग लिख लेंगे, रूट अंडर a गुने कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट अगर दो संख्याएं रूट में है गुना में, तो इसको हम लोग अलग अलग रूट देके गुना में लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए तो √10 गुने √15 है, यानी कि रूट a गुने रूट b है, तो दोनों को एक ही रूट में बंद कर देना है हमें, ये वाला फार्मूला, दोनों को एक ही रूट में। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही रूट में बंद कर देंगे, 10 गुने क्या करेंगे 15 करेंगे। यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, थोड़ा सा आप अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आप क्या कीजिएगा, 10 से और 15 में गुना कीजिएगा तो 150 आ जाएगा। फिर उस 150 का आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद करना पड़ रहा है। आप क्या काम कीजिए यहाँ पे कि 10 का अभाज्य गुणनखंड यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, गुना ना करके डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 का हो जाएगा 2 गुने 5, 15 का कितना हो जाएगा 3 गुने 5 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 5 इसका पेयर बन गया, ठीक है। तो पेयर में से यानी कि 2 में से 1 को लेना है, तो 5 बाहर आ गया। इस 3 का और इस 2 का पेयर नहीं बना, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कि 5√6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 5√6 हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट जवाब आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, तो 64 का वर्गमूल, 64 का क्या करना है हमें, वर्गमूल करना है, 64 का वर्गमूल। तो 64 लिखे, इसका वर्गमूल कर देते हैं, तो 8 8 64 यानी 8 इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है क्या, 64 का घनमूल, 64 का क्या करना है, घनमूल। तो घनमूल का क्या होता है चिन्ह, घनमूल 64 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो इसका घनमूल हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सवाल में क्या कहा गया था कि 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल कितना है 8, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल कितना है हमारे पास 4, इससे भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले अपने सवाल पे, क्या है देखते हैं सवाल हम लोग का क्या है अगला सवाल। चलिए
देखिए अब क्या आ गया, यहां से अब स्टार्ट हो गया आपका क्या कि लौसा तथा मौसा से जो भाषा वाला प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके यहां से स्टार्ट हो गए। तो इसमें हम आपको ट्रिक टेक्निक बता चुके हैं कि लौसा कब निकालना है, मौसा कब निकालना है, ये आपको हम बता चुके हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे देखते हैं हम लोग क्या है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए एक को हम समझाते हैं यहाँ पे कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ है। किसी वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान से क्या करते हैं, तीन यहाँ पे धावक खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 धावक हमारे पास खड़े हैं। चलिए 3 धावक हमारे पास खड़े हैं एक ही स्थान पे, वहां से वह दौड़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो तीनों मान लीजिए कि धावक यहाँ पर यहीं पे है, तीनों 1 2 और तीसरा धावक भी है, यहीं से तीनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। दौड़ते दौड़ते क्या होता है, सबका स्टेमिना मतलब कि धीरे धीरे सब लोग स्पीड धीरे धीरे कमते जाता है। सब क्या होते हैं, पहले शुरुआत में एक ही साथ दौड़ते हैं, धीरे धीरे सब आगे पीछे हो जाते हैं, फिर इस प्रकार वो दौड़ते रहते हैं। हमसे यह पूछा गया है कि दौड़ते दौड़ते कब तीनों एक साथ मिलेंगे, तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपको ना, एलसीएम निकाल देना है, यही इसका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। तो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, कितना घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा, तो देखिए इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो 5 3 कितना आ जाएगा, 15 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो 15 घंटा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल क्या है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, कितना, 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा, तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका 8 होगा, या तो 8 का कोई सबसे बड़ी संख्या 8 है तो 8 ही होगा, या 8 का कोई मल्टीपल होगा, 8 होगा या 16। चलिए इसी का कोई मल्टीपल होगा हमारा, तो देखते हैं 8 से 3 में से भाग नहीं लगेगा, 16 ये भी नहीं लगेगा, 24 3 से का 3 8 24, 3 से कट जाएगा, 4 से 4 8 3 24, यानी कि 24 घंटा। कितना घंटा लगेगा, यानी कि 24 घंटा। 24 घंटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक दिन। देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया, 24 घंटा में दिया गया या दिन में दिया गया, तो देखेंगे यहाँ पे 24 घंटा में दिया गया है, यहाँ पे घंटा ना देखिए, एक दिन भी आपको दिया मिल सकता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या है अगला सवाल कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, कितना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में लगा समय कितना होगा, तो देखिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या 6 है, इसी का कोई मल्टीपल होगा हमारा लौसा, 6 12 6 3 18 24 6 5 30, यही में से कोई लौसा होगा। 2 से 6 कट जा रहा है, 4 से नहीं कटेगा तो यह नहीं होगा, 12 2 से 12 पूरा कट जा रहा है, 4 से 4 12 कट जा रहा है, 6 2 12, यानी कि 12 घंटा। कितना हो जाएगा, घंटा में सवाल था तो 12 क्या हो जाएगा, 12 घंटे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल हम लोग, क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b, यानी कि 2 संख्या हमारे पास दिया गया है, a और क्या है b, के लिए ab का मौसा गुने ab का लौसा निम्नलिखित में किससे बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने क्या होता है, लौसा गुने होता है मौसा होता है। तो देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या दिया गया है a और दूसरी संख्या b दिया गया है, लौसा हमारे पास क्या दिया गया है, तो लौसा दिया नहीं गया है, लौसा बोला गया है कि लौसा ab, उसके बाद गुने मौसा ab। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह हमसे पूछा गया है और इसका मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कि लौसा ए बी गुने मौसा ए बी क्या होगा, ए गुना बी हो जाएगा। तो ए गुना बी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 64 करेंगे तो 2 से करेंगे तो 3 32 बार में, फिर 2 से करेंगे 16 बार में, 2 से 8 बार में लग जाएगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से ये 2 बार में, यानी कि 64 का अभाज्य गुणनखंड, 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आया, 2 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बार आया, 2 कितना बार आया, 6 बार। तो 2 का घातांक पूछा गया था, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 का घातांक कितना हो जाएगा हमारे पास
2 का घातांक हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 का घातांक क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का घातांक हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा क्या होगा, हम देख चुके हैं कि उनका मौसा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि 18 तथा 72 का मौसा, 18 तथा 72 का मौसा, तो 18 से हम लोग भाग दे देंगे कितने, 72 में। 18 से कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी कि 18 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि मौसा हमारा क्या हो जाएगा, मौसा 18 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 156 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना आ जाएगा, 2 से 7 और 2 से फिर लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 नमा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। चलिए तो ये हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए, 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने कितना आया, 13 आया। यह तो हमसे क्या पूछा गया है, 2 का घातांक, क्या पूछा गया है हमसे, 2 का घातांक पूछा गया है। 2 का घातांक कितना है हमारे पास, 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होगा, जिसका मौसा HCF1 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। देखिए 14 और 35, 14 और 35 ये क्या हो जाएगा, 14 और 35 जो है हमारा, देखिए यह इसको पहले चेक करते हैं तो 2 1 3, 3 से यह कट जाएगा, 8 4 12, यह 3 से कट जा रहा है, यानी कि यह सहभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसका मौसा 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। चलिए 3 1 4, 13 26 39 13 52, 13 से यह पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो यह भी सहभाज्य नहीं है। इसका मौसा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो यह भी नहीं है। 18 और 25, 18 और 25 देखिए, 18 और 25 का अगर हम लोग करते हैं, 18 और 25 का अगर हम लोग करते हैं तो 18 एकम 18, 7 आ जाएगा हमारे पास यहाँ, 7 से 7 दूना 14, 4 आ जाएगा, 4 से फिर 7, 4 एकम 4, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 करेंगे, एक बार में 3 लग जाएगा, 1, फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में, यानी कि इसका HCF1 आ रहा है। और 14 और 35 का करेंगे तो इसका भी HCF हमारा 1 आ जाएगा। 14 दूना 28, यहाँ पे 7 आ जाएगा, सॉरी देखिए 14 और 35 का कर रहे हैं यहाँ पे, तो 7 से फिर 14 में लगाएंगे, 7 दूना कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि इसका HCF 7 आ रहा है। इसका HCF कितना आ रहा है, 7, तो यह भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे अपने। अगला सवाल हमारा लोग का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या। यौगिक संख्या कहने का क्या मतलब है कि भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो देखिए भाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या, तो 11 हमारा भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है। 31 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। 41 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या 21 है, क्योंकि 21 1 से लग जाएगा, इसमें 3 से लग जाएगा, 7 से 21 से लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 21 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। अगला क्या है कि दो संख्या का मौसा 27 एवं लौसक कितना है, 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, तो देखिए लौसक गुने मौसक यानी कि 27 गुना 162 कर देंगे, अब बटा में एक संख्या जो 54 है उसको हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो इस 27 से काटेंगे ना, तो 27 से कितना बार में कट जाएगा, 27 से कम 27, 27 से 2 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा 8 और 2 कम 81, यानी कि अब दूसरी संख्या जो बच गई हमारे पास कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या है सवाल कि संख्या 12, 15 और 21 का मौसा 12 है, 15 है और क्या है 21 है। तो 12 का अगर हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 1 2 फिर 2 से और यहाँ 3,
उसके बाद 15 का करेंगे तो 1 3 और कितना आ जाएगा 5, 21 का करेंगे तो 1 3 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF निकालना है। क्या निकालना है हमें? HCF निकालना है। तो HCF के लिए क्या करना है, एक कॉमन है और उसके बाद देखें तो 3 हमारे पास क्या है, कॉमन है। 3 हमारे पास क्या है, कॉमन है, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। यहां पे ऑप्शन नहीं डाला गया है। मान लीजिए अगर हम 4 ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, जैसे √9/7, √9/16, √9/5, 3 + √2। चलिए इसका अगर हम करके देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है हमारा, तो इसका अगर हम लोग करके देखते हैं तो रूट के अंदर 9 और 7 दोनों है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला का रूट अलग दे देते हैं, नीचे वाला का रूट अलग दे देंगे। 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा हमारे पास, 3। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये ऐसे ही रह गया, रूट लगा ही रह गया, तो यह क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या आ गया। यहां अगर इसको देखें तो √9 कर देंगे, √16, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 16 का कितना आ जाएगा 4, यानी कि यह रूट इसमें से निकल गया या रूट से बाहर आ गया, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। यहां देखें तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट लगा ही रह गया, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। यहां देखें तो यहां क्या एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो यह क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह भी क्या है हमारे पास, अपरिमेय है। हमसे पूछा क्या गया था इस सवाल में, देखिएगा अपरिमेय संख्या हमसे पूछा गया था कि कौन सा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 8/0 गुना 2/0, ध्यान से समझिए। कोई संख्या अगर पहले इसका समझिए कॉन्सेप्ट कि कोई संख्या x है, मान लीजिए कोई संख्या क्या है हमारा, कोई संख्या हमारा क्या है, x है, तो अगर उस संख्या पर पावर अगर हम लोग 0 डालते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होता है। उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। बस इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे होगा। 8 है, 8 पे पावर कितना है, 0 है, गुना 2 पर पावर कितना है, 0 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। फिर गुना किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको सवाल समझाया बताया वह आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें हम लोग 50 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे उसको करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।